दोस्तों नमस्कार। आप मेरी इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं, मेरे को एक भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो आज हर एक व्यक्ति के साथ हो रहा है, वह व्यक्ति चाहे या न चाहे। जी हाँ, आज हर एक पिता चाहता है कि मेरा बेटा अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे, अच्छी एजुकेशन करने के बाद एक अच्छी उसकी जॉब लग जाए, और जैसे ही उसकी जॉब लगती है बेटे की, तो हर पिता की इच्छा होती है कि मैं उसका विवाह कर दूं। और जैसे ही विवाह करते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर से अब जिम्मेदारी समाप्त हो गई। अब बात करते हैं जिस व्यक्ति की जॉब लगती है 25 से 30 साल की, तो वह व्यक्ति का विवाह होने के बाद उसके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है। अब 25 साल के एज में उसकी सैलरी 30,000 रहती है, सब बढ़िया चल रहा होता है। उसका विवाह होने के बाद उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं और वह धीरे धीरे सब बढ़िया चलते रहता है। 1-2 साल बाद बच्चे होते हैं। बच्चे जब होते हैं तो खर्च भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब उसका मंथली पे जो इनकम है वह 30,000 रुपये होता है। पहले तो सब बढ़िया चल रहा होता, लेकिन जैसे पैसे की शॉर्टेज ही होती है कि यार मैं महीने की 30,000 तो कमा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं 5,000 10,000 रुपये बचा लेता था, लेकिन इस समय क्या हो गया, मैं तो उतने ही खर्च कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे क्यों नहीं बच रहे हैं। आपके माइंड में ये सब चीज़ चलने लगता है। तो आप एक दिन कहते हैं कि आज मैं तो हिसाब करके ही रखूँगा कि आखिर मेरा महीने का पहले भी 30,000 कमाता था, आज भी मैं 30 से 32,000 कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे बच क्यों नहीं रहे। आप पेन कापी उठाते हैं और आप हिसाब करने में पड़ते हैं कि यार आज मैं जोड़ता हूँ महीने के आखिर मेरे पास पैसे क्यों नहीं बचते हैं। तो आप एक पेन कॉपी में लिखते हैं कि सबसे पहले तो मेरा किराने का खर्च मिनिमम, आज जो फैमिली बड़ी है तो उसमें 10 से 12,000 रुपये, आप 12,000 रुपये लिख लेते हैं। बिजली जो 2,000 आती थी, आज के समय में 3,000 आपके बिजली बिल आ रहे हैं। अब जितने व्यक्ति उतना मोबाइल होता है तो मिनिमम 1,000 रुपये वो खर्च भी हो जाते हैं। इसके बाद आता है दूध और सब्जी, तो मिनिमम आज के टाइम पे 4,000 रुपये तो लगते ही लगते हैं। इसके बाद आता है पेट्रोल खर्च, जो आपको 3,000 रुपये लगने ही लग रहे हैं, क्योंकि अब बाइक है तो चलाएंगे, सर्विस में जाएंगे, तो 3,000 रुपये मिनिमम लगते हैं। इस तरीके से आप पूरा अगर जब जोड़ते हैं तो आपको पता चलता है यार मेरा तो ये 27,000 इसी में खर्चा, क्योंकि अब बच्चा भी है तो उसको अच्छी एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिला दिए। अब उस बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब एडमिशन दिलाते हैं, उसके जाने का साधन, उसको ट्यूशन, तो ये सब में 4,000 से 5,000 रुपये खर्च होते हैं, लेकिन अपन 4,000 जोड़ते हैं। इस तरीके से 27,000 रुपये महीने का खर्च हो गया। मेन मुद्दा तो अपन छोड़ दिए हॉस्पिटल का खर्च, क्योंकि हर महीने हॉस्पिटल का खर्च नहीं होता, इसलिए उसको छोड़ दिए। किसी महीने 3,000 हो जाता है, किसी महीने नहीं होता, इस तरीके से एडजस्टमेंट में होता है। आपने देखा कि यार 27,000 रुपये तो मेरे खर्च हो रहे हैं, 27 से 28,000। अब इस महीने हॉस्पिटल का नहीं तो अगले महीने होना ही होना है, क्योंकि 4 लोग हैं, किसी न किसी की तबीयत खराब होती है। तो आप उसमें देखते हैं कि मेरा तो सब ले दे के बराबर हो जा रहा है, कोई खर्च, मेरा जो बचत है वो कोई भी बचत नहीं है। लेकिन ठीक है, मेरा जो घर का खर्च है मेरे सैलरी से चल जाता है, मेरे किसी से नहीं लेना पड़ता, इस चीज़ की खुशी है। और आप आगे सर्वाइव करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, आपका बच्चा आपके आंखों देखते, आपने नर्सरी में एडमिशन करवा और आपके देखते देखते ऐसे समय बीतता है, ऐसे साल बीत जाते हैं कि आपका बच्चा आपको बोलता है पिताजी मेरे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है। और आप उस समय कहते हैं यार 10 साल बीत गए, 12 साल बीत गए, मेरे को तो पता ही नहीं चला। मेरे बच्चे को हायर एजुकेशन देना है, मेरा ये सपना है जिस जगह पे मैं हूँ उस जगह में मेरा बेटा ना रहे, वह एक अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा लॉयर बने। आप हर बाप की इच्छा होती है कि जो उसका पिताजी कर रहे हैं, जो उसके पिताजी करते हैं, वह उसका बेटा ना करे, उससे ऊपर बढ़कर करे। लेकिन आपके पास कोई बचत नहीं होती, लेकिन आपका जो बेटा ना आपके दिल का टुकड़ा है। आपने जब उसको फर्स्ट बार अपने हाथ में उठाया था ना, तो आपने ये कसम खाई थी कि मेरा बेटा जो भी कहेगा मैं उसकी इच्छा पूरी करूँगा। लेकिन आज आपका बेटा इसी जिद कर रहा है कि अपना चाहे कि भी उसको पूरा करना, क्योंकि वह आपके सपनों को पूरा करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वह बाहर जाना चाहता है। आपके पास कोई बचत ना होने का आप सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन
आपकी अच्छी सर्विस, अच्छी सैलरी होने के बाद आपको बैंक से भी आता है कि आप लोन ले लीजिए, आपका बच्चा हायर एजुकेशन के लिए है तो आप हमारे यहाँ से 5 से 8 लाख रुपए लोन ले सकते हैं। और जैसे ही आप बैंक जाते हैं आपसे एक साइन करवाया जाता है, अब आपको बैंक से लोन मिल जाता है। आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, आपका जो बैंक का लोन है वो आपकी सैलरी से कटकर बैंक में जाने लगता है। समय बीतता गया, आपका बच्चा अच्छी एजुकेशन प्राप्त किया, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद उसको एक अच्छी जॉब भी लग गई। अब आपके बेटे की जॉब 60,000 रुपये पर मंथ की लग जाती है, आप बहुत खुश होते हैं। फिर वही प्रक्रिया, आपकी भी जॉब 25 से 30 साल लगेगी, आपके बेटे की भी जॉब 25 से 30 साल के बीच में लग गई। अब आपकी भी अंतिम इच्छा होती है कि मैंने अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिया, अच्छी शिक्षा दे दी, अच्छी जॉब लग गई, अब मेरी भी अंतिम इच्छा है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाए, और आप अपने बच्चे की एक अच्छी जगह विवाह कर देते हैं। कुछ समय बीतता है, आप जो आपका बेटा होता है वह अपनी फैमिली को लेकर आपसे बोलता है, पिताजी अब मैं अपनी फैमिली लेकर जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे रहूँगा। आप भी कहते हैं हाँ ठीक है। आपका जो सैलरी आ रहा था उससे अभी भी लोन कट रहा होता है, आपको जो सैलरी आ रहा है उससे अभी भी आपका लोन कट रहा होता है, लेकिन आपका बेटा अपनी फैमिली लेकर वहाँ पे रहना स्टार्ट करता है। कुछ समय बीतता है, उसके भी बच्चे हो जाते हैं, जो वह कुछ पैसा तक आपको भेज रहा था वह भी धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। आपकी बेटे की गलती नहीं है, कारण क्या हुआ, अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर गया था, हायर सिटी गया था। हायर सिटी में अगर आपका खर्च एक मिडिल सिटी पे 30,000 रुपये है तो आप भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपका बेटा हायर सिटी में रह रहा है तो मिनिमम वहाँ पे 60,000 रुपये खर्च आ रहे होंगे, इसलिए वह अब आपके पास पैसे नहीं भेज पाता। समय बीतता गया, आप रिटायरमेंट हो गए, आपको रिटायरमेंट में कुछ अमाउंट मिलता, आप चाहते हैं कि अब मैं उससे एक अच्छा घर बनाऊं। आप एक अच्छा घर बना लेते हैं, कुछ ज़मीन ले लेते हैं, जो भी पैसा मिला होता है वह सब समाप्त हो जाता है। अब आपकी जो पेंशन होती है मिनिमम 10 से 12,000 15,000 रुपये जो भी आ रही होती है, मिनिमम 12,000 रुपये तो आती ही आती है। अब आप उस 12,000 से, क्योंकि 5 से 6 महीने तो आपको एक भी पता नहीं चला कि आपको कितना पेंशन आ रहा, क्या कैसे, सब बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही 5 से 6 महीने बीतते हैं, अब आप कहते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, पेंशन तो आ रहा है लेकिन मेरा घर नहीं चल पा रहा, जो मैंने कुछ सेविंग में बचा के रखा उससे भी खर्च हो जाता है। फिर वही समय रिटर्न आता है, जब आपने अपने बच्चे को, जब आपकी जॉब लगी थी, आपका खर्च जब बढ़ा था, आपने पेन कॉपी उठाया, आज फिर वही समय आया है और आप फिर पेन कॉपी उठाते हैं। इस बार वह पेन कॉपी आपके बच्चे के फीस के लिए नहीं होती, आपके बिजली बिल के लिए नहीं होती, बल्कि इसके लिए होती है कि यार मैं सुबह का नाश्ता कितने रुपए का करता हूँ, मैं दोपहर का खाना कितने रुपए का खाता हूँ, मैं रात का खाना कितने रुपए का खाता हूँ। तो आप जब कैलकुलेट करते हैं तो आप बैठते हैं, कहते हैं मिनिमम मैं 25 से 30 रुपए का तो खा ही लेता हूँ वो सुबह का नाश्ता। अब अगर मैं 30 रुपए का खाता हूँ तो मेरी वाइफ भी 30 की खाती होगी, 30 गुणते 2 मतलब 60 रुपये, और 60 गुणते 30 मतलब 1800 रुपये का हम सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। दोपहर का खाना 100 गुणते 2 मतलब 2 व्यक्तियों को 200 रुपये, और 200 गुणते 30 तो मतलब हम लोग 6,000 का खाना खा लेते हैं दोपहर का। इसी तरीके से शाम का अगर 75 रुपये का खाना खा रहे हैं, गुणते 2 करेंगे तो 150, और 150 गुणते 30 मतलब 4500 रुपये का हम रात को खाना खा लेते हैं। जब कैलकुलेट होता है पता चलता 12,300 को तो सिर्फ हमें हर महीने चाहिए ही चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि आपके सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने का सिर्फ 12,300 लगता है दोस्तों। वो 300 कहाँ से आ रहे हैं आखिर? इसीलिए आपका जो बचत पैसा है उससे 300 रुपये लग जा रहा है। आप बहुत बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि जब आपने जॉब किया आपके पास कोई सेविंग नहीं थी, आपने खर्च मेंटेन तो किए लेकिन खर्च मेंटेन होने की कोई बातें ही नहीं थी।
वह जरूरतें की चीज़ आपने करते कि अलग से कोई भी बचत का प्रावधान आपने नहीं किया। आज जब आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी तब आपको बैंक ने लोन दे दिया, क्योंकि जब आपने हिसाब किया था तब आपने बैंक से लोन लिया था कि बच्चे को हायर एजुकेशन देना है। आज भी आप हिसाब कर रहे हैं यार मेरा उस 300 एक्स्ट्रा जो है वो कहाँ से आ गया। अब आपको क्या बैंक लोन देगी? नहीं, क्योंकि आप 60 साल के हो गए, आप रिटायरमेंट हो गए, आपका कोई इनकम का स्रोत नहीं है, इसलिए बैंक आपको लोन नहीं देती है। दोस्तों, बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हमने रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग ही नहीं बनाई होती, क्योंकि हमें ये पता है यार हम तो अभी क्या पता तब तक जीते हैं कि नहीं जीते हैं। लेकिन अगर जी गए तो आपको पेन कॉपी उठा के हिसाब करना पड़ता है। तो क्या ऐसा जीवन अच्छा है? नहीं है। तो सो प्लीज़ आज इस चीज़ का पूरा चार्ट बनाइए कि आखिर मेरे को क्या कब कैसा बजट बनाना है कि मेरे को रिटायरमेंट में जीवन जीने के लिए पेन कॉपी उठाना ना पड़े, बचत के लिए सोचना ना पड़े कि यार मैं इस चीज़ को ना करूँ, यहाँ घूमने नहीं जाऊँ। हर चीज़ का आज स्टेटमेंट बनाइए कि हाँ मेरे को कितना बचत करना और मेरी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय फुल जीना है, ना कि पेन कॉपी उठा के करना है। दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन मैं एक फाइनेंशियली व्यक्ति हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति कहता है अरे रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा नहीं जीना होता है, वह 5 साल 6 साल 7 साल या 10 साल बहुत ज़्यादा जीते हैं। कुछ लोग तो 1 साल बाद खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, खत्म नहीं होते हैं। वह जब रात को सोते हैं ना, तो मैंने आपसे बोला पेन कॉपी उठाओ, हिसाब बनाए, तो आपको वो जो चिंता 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 और 1 साल ऐसा होता है कि उस चिंता से बिंदी हट जाती है, वह चिता में तब्दील हो जाती है। तो क्या आप भी उस चिंता चिंता और डेस वाले जीवन जीना चाहते हैं या आप हैप्पी रिटायरमेंट जीना चाहते हैं? दोस्तों, अगर आप हैप्पी रिटायरमेंट जीना चाहते हैं तो अभी मेरे इस नंबर पे कॉल करके आप कैसे पूरे सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। आप 30,000 में ही आप अपने फैमिली खर्च करने के बाद भी आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि आपको 30,000 में भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका दूसरा कोई साथी भी रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं कर रहा है और एक दिन में पेन कॉपी उठाए और चिंता चिंता डेस्क में रहता है। धन्यवाद।